दोस्तों, फ्लैशबैक में हमने आपको हिंदी फिल्म्स की मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के इंटरव्यूज सुनाए हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले और भी कई क्लासिकल सिंगर, शुभा मुद्गल, कैलाश खेर। उसी कड़ी में आज पेश कर रहे हैं हम आपके सामने जानी मानी मशहूर सिंगर कविता कृष्णमूर्ति के साथ मेरा ये इंटरव्यू। तो प्लीज़ सुनिए, लुत्फ लीजिए इसका। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारी गेस्ट हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी सुरीली आवाज और प्लेबैक सिंगिंग स्किल्स से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और जिनके कई गाने आप कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में और कभी लिविंग रूम में और कभी घर के बाहर भी गुनगुनाते रहे होंगे। जी हाँ, इस हफ्ते हमारी गेस्ट हैं वेल नोन प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति। थैंक यू कविता कृष्णमूर्ति, आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इतनी सुरीली आवाज कैसे पाई आपने या कैसे बनाई आपने अपनी आवाज इतनी सुरीली? शुक्रिया। वैसे इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, मुझे इतना पता है कि बचपन से मुझे संगीत से बहुत प्रेम है और शौक के तौर से सीखने लगी। और कहीं एक आध कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद घर वालों को ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं गा सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा। उसके बाद मेरी आंटी हैं प्रतिमा भट्टाचार्य, ये उनका सपना था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। तो ये सारा जंग लड़ना और मुझे बॉम्बे लेके आना और सिंगर बनाना एक्चुअली सब उनकी मेहनत है। आई थिंक मैं एज एन ओबीडियंट डॉटर के तरह मैं उनको माँ कहती हूँ। आई थिंक आई जस्ट इनिशियली जस्ट फॉलोड हर कि ठीक है, रियाज़ करना है, प्रोग्राम में गाना है, प्रोग्राम में गाना है। आई नेवर यूज्ड टू एन्जॉय सिंगिंग फॉर कॉन्सर्ट्स क्योंकि आई वॉज ऑडियंस देखकर घबराती थी मैं। पर ये उनका सपना था और बिकॉज आई वॉज अ बिट ओबीडियंट आई फॉलोड हर। पर ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही मेरा सपना बना। तो कविता कृष्णमूर्ति, ये बताएं कि पहली बार कब लगा आपको कि आपका पहला प्यार म्यूजिक, संगीत है? संगीत से बहुत प्यार है, लेकिन खुद गाना चाहिए वो अलग बात होती है। मुझे संगीत सुनने का शौक़, एक पैशन जो है वो बचपन से है। मैं अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनना या लता जी, रेडियो जब लता जी, मन्ना दा, ऐसे लोगों का गाना आता था रेडियो में, महान कलाकारों का, मुझे सुनना बहुत पसंद था। मैं गुनगुनाती रहती थी उनके गाने। और शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा हुआ कि हमारे जो मेरे गुरु जो दिल्ली में मुझे सिखाते थे, बलरामपुरी जी, वो बहुत प्यार से मेरी दीदी नंदिता और मेरा भाई शेखर और मुझे, हम तीनों को बहुत प्यार से सिखाते थे। और वो कहते थे कि तुमको प्रोग्राम सुनना चाहिए। तो आमिर खान साहब का प्रोग्राम, कुमार गंधर्व जी के प्रोग्राम गंधर्व महाविद्यालय में हुआ करता था, यहाँ पे ऑडिटोरियम्स, तो अब हम जाते थे सुनने के लिए। तो आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक एंड माई फादर यूज्ड टू ब्रिंग रिकॉर्ड्स। तो मैं सुनती बहुत थी, पर खुद सिंगर बनने का एक जो इमोशन होता है वो अलग होता है। और वो मैं लोगों के सामने गाना इतना घबराती थी। 3 आदमी के सामने अगर कोई कह दे कि तुम गाना गाओ, बहुत घबराहट। इस वजह से आई नेवर वांटेड टू बी अ सिंगर, क्योंकि मुझे डर लगता था लोगों के सामने गाना। लेकिन समहाउ कॉलेज में आके कुछ कॉम्पिटिशन्स में खड़ी हुई, कुछ प्राइजेस मिले। फिर कॉलेज डे फंक्शन में मैंने गाया, वहाँ अमीन सयानी जी से मेरी मुलाकात हुई। फिर वन थिंग लेड टू अनदर, सी रामचंद्र जी से मुलाकात हुई, उनके साथ स्टेज में गाने लगी, डर कम होता गया। और फिर 1971 में हेमंता के साथ मैं शोज़ करती थी। उन दिनों में अचानक उन्होंने राजकमल स्टूडियोज़ बॉम्बे में मुझे बुला लिया और कहा कि ये तुम 4 लाइन लता जी के साथ गा रहे हो। और मैं एकदम चौंक पड़ी, क्योंकि मैं लता जी स्टूडियो आने वाली थी, उनके साथ गाना, घबराहट, एक खुशी की इमोशन, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो लता जी आई और मैं आइकॉन की तरह उनको देखती रही। और फिर ये गाना हुआ। पहली रिहर्सल में तो भूल ही गई कि मुझे गाना है, बिकॉज आई वाज सो बिजी वॉचिंग हर। आई थिंक कहीं वहीं उसी टाइम शायद एक मन में एक बात जागी कि यही काम मैं करना चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिंग फिल्म सॉन्ग्स एंड आई वॉन्ट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। इसी वजह से उन दिनों में मैं सेंट ज़ेवियर्स में पढ़ती थी और मन्ना दा के साथ भी सारा संसार में गाने लगी थी। तो आई थिंक BA इकोनॉमिक्स सेंट ज़ेवियर्स से फिनिश करने के बाद उन दिनों में मेरे पिताजी स्विट्ज़रलैंड में थे। तो मैं गई थी छुट्टी के लिए और मैं उनसे कही कि आई एम सॉरी, ही हैड अ सीट फॉर मी इन लंदन स्कूल एट दैट टाइम ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने कहा, डैड आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, आई थिंक म्यूज़िक इज़ माई डेस्टिनी। अरे ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने वाली थी। फिर तो आप इकोनॉमिस्ट बन जाती। इकोनॉमिक्स बन जाती। हालांकि आई वोंट से आई हैड ग्रेट लव फॉर द सब्जेक्ट, बट आई थिंक इकोनॉमिक्स, आई डिडंट माइंड द सब्जेक्ट। पर इकोनॉमिक्स करने के बाद आई थिंक माई फादर वॉन्टेड मी टू स्टडी फर्दर। वो बहुत चाह रहे थे कि मैं एकेडमिक्स में जाऊँ। तो ही हैड ऑलरेडी स्पोकन फॉर माई सीट। ही सेड, इफ़ योर रिजल्ट्स आर
up to this mark, then you'll be, if you get first class marks or close to first class marks, I'll be able to get your seat, and I've already spoken to them. But I think my destiny was music, and I have no regrets. Actually, बचपन में when I was in school, Convent of Jesus in Mary, Delhi, तो मेरा एम्बिशन था कि फॉरेन सर्विस में IFS के एग्ज़ाम्स राइट करने के लिए, क्योंकि फादर वाज इन एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट सर्विस में थे, पूरी माहौल हमारी गवर्नमेंट सर्विस की थी। तो क्या कोई पूछे कि हाँ मुझे एग्जॉटिक फॉरेन लोकेशंस में जाना है, तो द बेस्ट वे इज़ टू डू फॉरेन सर्विस एग्ज़ाम्स। तो कहाँ से कहाँ डेस्टिनी लेके गई मुझे। आगे बढ़ें कविता कृष्णमूर्ति, उससे पहले अपनी पसंद का एक गाना बताएं। मैं मन्ना दा का ही कहूँगी, क्योंकि मन्ना दा भी मेरे लिए एक आइकॉन है, और उनका फेवरेट गाना मेरा है पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। कविता कृष्णमूर्ति भी अगर गा के नहीं सुनाएंगी तो फिर क्या बात होगी, प्लीज थोड़ा गुनगुनाइए। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। संगीत की आपने क्या कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग? शुरू में दिल्ली में, जैसे मैंने कहा, मैं पैदा यहीं हुई, मेरी परवरिश यहीं हुई। तो पहले मैंने रविंद्रनाथ टैगोर म्यूज़िक सीखा, सुरमा बासु करके कालीबाड़ी मंदिर में आती थी। उनके साथ सीखते सीखते बलरामपुरी जी करके एक टीचर हैं जो गंधर्व महाविद्यालय में भी सिखाते थे, और पर वो घर पे आके हमको, मेरे भाई और मेरी बहन को, हम लोग को अलग सिखाते थे। और बलरामपुरी जी बड़े अच्छे कंपोज़र थे और बहुत अच्छा गाते थे, और ही वॉज अ वेरी फाइन टीचर, वेरी वेरी फाइन टीचर। उनके वजह से हमने सिर्फ म्यूज़िक नहीं सीखा, म्यूज़िक के तरफ एक प्यार, एक जो लगाव होता है। सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक नहीं, वो कभी कभी कोई भी अच्छा फिल्म का कोई गाना होता, वो रिकॉर्ड लेके आते थे, बोलते थे सुनो देखो कैसे गाया इन्होंने, और उनकी जो एंगल, वो एंगल देते, बोलो ये जगह कैसे गाया सुनो तुम। करते करते एक म्यूज़िक के तरह जो एक लगाव बढ़ाना होता है, बहुत बड़ा देन होता है एक गुरु के अंदर, कि वो एक 8 साल बच्चे या 9 साल बच्चे को 2-2.5 घंटा बिठा के रखे एक जगह पे तानपुरा बजाने के लिए, पेशेंटली सिखाए। एक पेशेंस जो होता है, हमने उनसे सीखा। 2-2.5 घंटे हम बैठे रहते थे, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हिज कमिंग। तो ये सब प्यार और वो टीचिंग, उनसे शुरुआत हुई। फिर दिल्ली में उनसे सीखने के बाद जब मैं बम्बई गई, वहाँ पे भी अलग अलग टीचर्स, कहीं किसी के पास 2 साल, किसी के पास 1 साल। जैसे शुरुआत हुई थी मेरी, शान जो गाते हैं आज, उनके पिताजी मानस मुखर्जी, वो मेरे सबसे पहले टीचर बॉम्बे में थे। उसके बाद मलय चक्रवर्ती हैं, फिर गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, पंडित जसराज जी के साथ वेरी शॉर्ट टाइम, फिर पंडित रामनारायण जी, गौतम मुखर्जी। ऐसे आई हैड लॉट्स ऑफ टीचर्स फ्रॉम whom I learned at different point of time. कविता कृष्णमूर्ति, आगे बढ़ें उससे पहले अपनी पसंद का एक नया गाना बताइए हमें। केके का मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तड़प तड़प वाला गाना, हम दिल दे चुके सनम का। आई थिंक ही sang it beautifully. कविता कृष्णमूर्ति, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है तो आपका जो पहला सुपरहिट ट्रैक था वो था मिस्टर इंडिया का हवा हवाई, जो अपने आप में एक काफ़ी अजीबोगरीब सा गाना था। उसमें खासी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालनी पड़ी थी आपको, और काफ़ी डिफरेंट था। तो मतलब कैसे हुआ वो सब? एक्चुअली हालांकि हवा हवाई के पहले मैंने गाया था मांग भरो सजना, ये सब। मांग भरो सजना के बाद प्यार झुकता नहीं का गाना काफ़ी नोटिस हुआ है, दैट वाज अराउंड 83-84 आई थिंक। पर हवा हवाई की बात यह है कि मैं जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे मैं गाने गई, मुझे बताया गया था कि ये आपका गाना नहीं है, आप सिर्फ डबिंग कर रहे हो, यू आर डबिंग इट ओनली फॉर द शूटिंग फॉर श्रीदेवी। एक्चुअली गाना शायद आशा जी गाने वाली थी। तो उन दिनों में तो मैं लता जी के लिए ज़्यादा डब करती थी, लक्ष्मी प्यारे भाई के यहाँ। तो आई टुक इट इन माई स्ट्राइड, और टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने ये गाना गाया। इनफैक्ट वो ची हुआ हुआ के जो पोर्शंस हैं वो बड़े फ़नी हुआ करते थे, कि जो भी आ रहा है एक एक करके ऐड कर रहा है वर्ड्स। फिर जावेद साहब लास्ट में आए, बोले मुंबा साहब भी ऐड कर लीजिए, जो भी। तो लक्ष्मी जी बोल रहे जो वर्ड्स बोल रहे हैं आप लिख लो। तो एक म्यूजिशियन आए, बोलते हैं कि पंजाब को क्यों हम छोड़ दें, लस्सी पिसी तुसी ऐसे वैसे कुछ बोलिए ना। लक्ष्मी जी बोले सारे वर्ड्स नोट कर लो तुम। ऐसे करते करते वो पूरा बना है, यू नो। फिर वो, क्योंकि उन दिनों में तो म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाते थे, 100 म्यूजिशियन स्टूडियो में हुआ करते थे। वी हैड टू सिंग लाइव विद देम। वायलिनिस्ट ही 40, देयर यूज्ड टू बी 40 वायलिनिस्ट। मुझे याद है कि आई वॉज एक्सट्रीमली शाय दोज डेज। और आप सोचें कि रिहर्सल जब होता था, वो सिंगर्स के कैबिन से बाहर आना पड़ता था म्यूजिशियंस के हॉल में, और एक तरफ 40 वायलिन, यहाँ 20 रिदम, और वहाँ सामने कुछ सोलो विंड इंस्ट्रूमेंट्स और पीछे भी इंस्ट्रूमेंट्स। आप बीच में खड़े और सब आपके तरफ देख रहे हैं और आप गा रहे हैं, और मैं ची हुआ कर रही हूँ। रिहर्सल कैसे भी करके मैंने रिहर्सल किया, और सब हंस रहे हैं। और माइक पे आके भी 2 बार टेक कट हुआ कि हंसी की वजह से। फिर तीसरी बार प्यारे भैया की आवाज़ आई, सीरियस हो जाओ आप लोग।
तो तब जाकर ये पोर्शन अलग से रिकॉर्ड किया। तो गाना तो मैं गाई, उसके बाद तो मुझे पता था कि मेरा नहीं रहेगा, ये सिर्फ शूटिंग के लिए होगा। तो शायद 2 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया कि कविता जी, लक्ष्मी जी के ऑफिस से, कि आपको वी वांट टू गिव यू गुड न्यूज़। वो लोग कह रहे हैं कि ये गाना बहुत सूट हो रहा है श्रीदेवी जी को, एंड वी आर गोइंग टू कीप इट एज इट इज़। अरे देखिए, जिनको नहीं पसंद उनकी तो बात करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन कई लोगों को इस गाने की शुरुआत में जो रपा चिकी था वो बहुत पसंद था। वो हिस्सा कुछ प्लीज गुनगुना के सुनाइए। पक चिकी लकी चुम, तरप चिकी लकी चिकी चुम, पक चिकी लकी चुम, तरप चिकी लकी चुम। आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, एक स्पेशल रिलेशनशिप उनके साथ शेयर करी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुपरहिट जोड़ी, उन्हें कैसे याद करती हैं आप? बहुत इज़्ज़त से, क्योंकि ऐसा हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मेरा जो काम हुआ उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए हेमा मालिनी जी और उनकी मम्मी मिसेस जया चक्रवर्ती। वो लोग भी दिल्ली में हुआ करते थे, शी इज़ अ दिल्ली गर्ल, और मिसेस जया चक्रवर्ती और मेरी आंटी प्रतिमा भट्टाचार्य बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो वो जब सपनों का सौदागर में एक ड्रीम गर्ल बनी, उस टाइम मेरी आंटी हिम्मत से मुझे बॉम्बे लेके गई और वहाँ कॉलेज में भर्ती करवाया। मैं पढ़ते पढ़ते मैं गाती रही, जिंगल्स गाती रही। इनफैक्ट मेरा पहला जिंगल गीता दत्त जी के साथ हुआ और हेमंता के साथ स्टेज में शुरुआत हुई। ऐसे अच्छे अच्छे मतलब शगुन थे कि मेरे करियर ठीक जाएगा। इसी वक्त ऐसा हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को हेमा मालिनी की मम्मी ने, मिसेस जया चक्रवर्ती ने बता के रखा था कि हेमा की कज़न है जो बहुत अच्छा गाती है, जब आपको मौका मिले उसको बुला लीजिए। तो अचानक 1977 की बात है, लता जी स्टूडियो आ नहीं सकी, तो शूटिंग के लिए उनको एक सिंगर चाहिए था, वो गाना इमीडिएटली करना चाहता। तो लक्ष्मी जी का फ़ोन आ गया था कि आप प्लीज़ कल आ जाओगे, रिहर्सल करके परसों गाना लेना है हम लोग को। मुझे याद नहीं है, शायद वो, आई थिंक इट वॉज चाचा भतीजा का गाना था, बाटली को तोड़ दे शराब को छोड़ दे, ऐसा कुछ एक गाना था। तो मैं गई और वो रिहर्सल हुआ और पहला मेरा डबिंग हुआ वो लता जी के लिए, और वहाँ से मेरा डबिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब उस टाइम लक्ष्मी जी और प्यारे भाई टॉप में थे, उनके हफ्ते में 5-5, 6-6 गाने हुआ करते थे और ज़्यादातर सारे गाने लता जी गाती थी। तो मेरे एटलीस्ट ही वीक में 2 या 3 डबिंग लता जी के लिए हुआ करता था। तो वो एक रेगुलर ऑफिस जाना जैसा मेरा काम शुरू हुआ था। पर मुझे याद है कि एक तो लक्ष्मी जी और प्यारे भाई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दे आर ह्यूजली टैलेंटेड, दे इतनी इज्जत से, मैं डबिंग सिंगर थी फिर भी इतनी इज्जत से मेरे सामने पेश आते थे और इतना प्यार से लक्ष्मी जी गाना सिखाते थे। 50 बार गाएंगे एक ही गाना, अगर मैं पिकअप नहीं भी कर पाई या पिकअप करने के बाद उनको लगता था कि कहीं ये जगह शी इज़ नॉट कैचिंग द स्पिरिट ऑफ दैट फ्रेज़, तो 10 बार बोलेंगे कविता जी मुझे वापस सुनेंगे आप, ये जगह मुझे इसका एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए। तो 10 बार पेशेंटली माइक पे भी जब गा रहे हैं, अगर वो गाना उनको लगा कि 90% है और 10% चाहिए, तो अंदर आएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा है पर थोड़ी और जान डाल दीजिए ना, बड़ा ही बहुत अच्छे तरह से। और प्यारे भाई भी इतने ब्रिलियंट म्यूजिशियन है, इट वॉज अ ग्रेट फॉर्चून टू वर्क फॉर देम। और उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैड गॉन टू अ ग्रेट स्कूल ऑफ प्लेबैक सिंगिंग की जो टीचिंग होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे वर्ड्स थ्रो करते थे कि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एक पानी में कोई अगर पत्थर फेंके तो कितना क्लैरिटी से वो अंदर जाता है, अगर आप वहाँ एज ऑफ द रिवर पे आप खड़े और देख रहे हैं, उतनी क्लैरिटी से उनके शब्द वो ट्यून के अंदर फेंकते थे। तो आई लर्न सो मच फ्रॉम देम, और दिस कंटिन्यूड फ्रॉम 1977 टिल लक्ष्मी जी इज़ लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो स्टूडियो आके काम कर सकते थे। दैट वाज प्रॉबली अराउंड 97-98, तब तक मेरा उनके साथ काम इतने सालों से चलता रहा, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। दे वर अ टोटल बुक फॉर मी ऑफ म्यूजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म सिंगिंग। कविता कृष्णमूर्ति, सफर आगे बढ़ाएं, अपनी पसंद का एक और गाना बताइए। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। कविता जी, आपका तो डेब्यू ही ड्रीम डेब्यू था, लता जी के साथ पहला गाना गाया, क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा उससे। लेकिन फिर भी आप ज़मीन से जुड़ी हुई लगती हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं। लेकिन दूसरे प्लेबैक सिंगर्स के लिए हम ये सबके लिए नहीं कह सकते, कईयों के तो 1-2 ट्रैक्स हिट होते हैं कि दिमाग हवा में। खैर वो तो पता नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि 2 चीज़ों का मैं हमेशा ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक तो मुझे संगीत में लेके आए, क्योंकि कितनी लोगों की खुशनसीबी होती है कि जिस चीज़ को वो प्यार करते हैं उसको अपना प्रोफेशन बना लें। बहुत कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है जो मुझे मिला है। और
हर टाइम पे, हर सही टाइम पे मैंने सही लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं दिल्ली से एक कंजर्वेटिव कहें आप, एक साउथ इंडियन बंगाली मिक्सचर, एक इस फैमिली से मैं आई, और वहाँ पे अगर मुझे कोई गलत लोग फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाते तो मैं डिसल्यूशन हो जाती, और मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री अच्छा है अगर कोई बदतमीज़ी से पेश आए, क्योंकि आई वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। पर आई सही कॉलेज में मैं ज्वाइन की जहाँ पर म्यूज़िक संगीत मंडल बड़ा स्ट्रांग था, और कॉलेज डे फंक्शन में अमीन सयानी जी मिले, सी रामचंद्र जी, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मन्ना दा जैसे इतने बड़े इंसान, मुकेश जी जो इतने प्यार से मैं उनके साथ स्टेज में गाती थी, ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन। तलत साहब के साथ भी गाई। बोली कितनी लड़कियों को ये मौका मिलेगा कि ये बड़े बड़े ग्रेट लोगों के साथ काम करना, जो नॉट ओनली वर दे ग्रेट सिंगर्स, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ईच वन ऑफ देम वॉज अ जेम एज अ ह्यूमन बींग। स्पेशली औरतों के साथ या लेडीज़ के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए। दे वॉज ग्रेट सिंगर्स, पर इतने पोलाइट, इतने वंडरफुल पीपल। तो आई कंटिन्यूड द जर्नी विद ग्रेट पॉजिटिव फीलिंग्स। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंचम दा, ऐसे लोगों से मेरी शुरुआत हुई है मेरी लाइफ की। तो ये लोग इतने बड़े थे, इनके अंदर कोई घमंड नहीं देखा मैंने। किशोरदा से के साथ भी मैंने गाया, कहीं कोई घमंड या कोई एरोगेंस नहीं देखा। तो इन लोगों ने मुझे अच्छी बातें ही सिखाया। और उसके अलावा बचपन में भी आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने सुना, तो मुझे पता है कि संगीत इट्स अ वास्ट ओशन, और कभी कभी अपने आप को तो मैं इस ओशन में देख भी नहीं पाती, क्योंकि इतना विद्या है, इतने कला है लोगों के अंदर, और जो हमारे पास मास्टर्स जो करके गए हैं संगीत में, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस तरह से 16 घंटा रियाज करना या 24 घंटे म्यूज़िक में रहना, म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं जानना, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और आज आई एम मैरिड टू माय हस्बैंड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, हूज़ अ वेरी ग्रेट इंटरनेशनल वायलिनिस्ट। किस तरह से उन्होंने वायलिन की रियाज़ किया मुझे पता है। आई हैव सीन कि कितना हार्ड वर्क, कितना डेडिकेशन और कितना फोकस होने के बाद एक आदमी इंटरनेशनली कैन बी रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट वायलिनिस्ट इन द होल वर्ल्ड। उसके लिए एक पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। इन लोगों को देखने के बाद मैं किस बात की घमंड करूं? आप बताइए कि मैंने 2000 गाने गाए, मैंने 5000 गाने गाए, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि यू हैव टू रिमेन अ स्टूडेंट, यू हैव टू फील कि जब तक मेरी म्यूज़िकल जर्नी जा रही है, कोई भी एक दिन मैं रुक के ये नहीं कहूँगी कि मेरी सब कुछ हासिल हो गया। आई हैव टू लर्न अ लॉट मोर। तो घमंड का तो सवाल ही नहीं उठता, या एरोगेंस का भी नहीं सवाल उठता। आगे बढ़ें कविता कृष्णमूर्ति, कोई और अपनी पसंद का गाना बताएं प्लीज। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कविता कृष्णमूर्ति, कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल प्लेबैक सिंगर अगर भारत में आएंगी तो उसके सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे कि इतनी आइकॉनिक दो पर्सनालिटीज, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आप किसको ज़्यादा बड़ा मानती हैं? आप किसकी फ़ैन हैं? मैं स्ट्रिक्टली लता जी को आइकॉन मानती हूँ, ये बात सही है, पर आई डोंट थिंक आई स्ट्रिक्टली बिलोंग टू हर स्कूल, क्योंकि आप हवा हवाई सुने तो इट डजंट बिलोंग टू दैट स्कूल। और मैंने नैयर साहब के लिए भी गाया है, और मैं ये नैयर साहब के लिए गाने के बाद ये भी कह सकती हूँ कि आई स्ट्रिक्टली डोंट बिलोंग टू आशा जी स्कूल ऑल्सो। मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसे गाने मुझे लकीली उस टाइम मेरे करियर में मिले, जैसे तुमसे मिलकर जो बच्चे का गाना था, फिर हवा हवाई, उसके बाद खुदा गवाह का गाना जो आया था, हाँ, तो और फिर बीच में श्रीदेवी जी के कुछ गाने जैसे चालबाज के गाने आए। तो एक्चुअली क्या हो गया, आई बिकेम श्रीदेवीज़ वॉइस फॉर सम टाइम। तो एक उस टाइम एक जॉनर ही बन गया था कि श्रीदेवी जैसे गाती हैं। और उसके बाद आते आते लव स्टोरी 1942 आया, तो कहते हैं ये मनीषा कोइराला जी के, और शबाना आज़मी जी का एक अलग अंदाज़। तो आई वॉज लकी, आई डिडंट फॉल इनटू एनी, किसी ने मुझे ना लता जी के ग्रुप में या आशा जी के ग्रुप में की स्टाइल में नहीं डाला। तो इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि उनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, पर मुझे पता है कि उनके जैसे मैं गाने की कोशिश करूँ तो उनसे बेहतर तो मैं नहीं गा सकती। तो जो भी है, जो भी मैंने गाया, अगर वो मैंने अपनी आवाज़ से गाया और अपने ढंग से गाया, ये मेरे लिए अच्छा है। कविता कृष्णमूर्ति, कितनी चर्चा है लता मंगेशकर और आशा भोसले की राइवलरी की। क्या आपको भी लगता है ये दो राइवल स्कूल ऑफ थॉट हैं म्यूजिक में, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले? स्कूल तो खैर नहीं कहूँगी, दे सैंग देयर ओन स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग, जो उनकी जो स्वाभाविक उनकी नेचर में जो सूट होता था, उनकी आवाज़ जैसी है, उनकी टेम्परामेंट्स जैसी हैं, उस तरीके से दोनों नेचुरल सिंगिंग करते थे, जिस वजह से वो इतना स्टैंड आउट हुए एज आइकॉन्स।
और मैं कंपटीशन, अगर उनके अंदर कंपटीशन है तो इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन जिसकी मैं दाद देती हूँ। क्योंकि आपने वो गाना सुना होगा, जब जब तुम्हें भुलाया, मदन मोहन जी का वो गाना, जब जब तुम्हें, उसमें दोनों ने गाया। और मुझे पता है कि दोनों ने एक साथ गाया, वो ज़माना में एक साथ गाना होता था इन म्यूजिशियंस के साथ, दोनों माइक के सामने खड़ी हैं और दोनों शेरनी हैं। तो आप सोचिए कि जितने भी आप सिस्टर्स बने अपना काम में, आप लगी मैं किसी से कम नहीं। आशा जी को लगा मैं दीदी से कम नहीं बनूंगी, और दीदी बोलेंगी आशा मैं दीदी हूँ। ये फीलिंग रहा होगा उनके अंदर। आप दोनों का गाना सुन लीजिए, आपको लगेगा किसके लिए आप ताली हाथ ताली मारेंगे। बताइए, दोनों की कैरेक्टराइजेशन ही अलग है, तब जाकर ये गाना इतना सुंदर हुआ। अगर दोनों एक ही तरीके से गाते तो ये दिस वुडंट हैव बीन आउटस्टैंडिंग, बट बिकॉज बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड देयर कैरेक्टर इनटू द सॉन्ग, वो गाना जैसे और एक गाना मैं आपको बताती हूँ मिसाल के तौर से, लता जी और आशा जी का नहीं, मन्ना दा और भीमसेन जोशी का। बहुत मुश्किल है भीमसेन जोशी के साथ मन्ना दा को गाना, क्योंकि भीमसेन जोशी वॉज शेर उन ज़माने में, क्लासिकल म्यूजिशियन, और यंग, और ताने उनकी जाती थी छुरी के तरह। और मन्ना दा भी क्लासिकल सीख कर ही वॉज द मोस्ट क्लासिकली ओरिएंटेड प्लेबैक सिंगर। वो गाना था, मैं आपको, केत की गुलाब जूही चंपक वन भूले के, ऐसा गाना था कुछ। और वो था बैजू बावरा और तानसेन गा रहे कंपटीशन में, और बैजू बावरा थे, मन्ना दा और बैजू बावरा को जीतना है ये गाना भीमसेन जोशी के साथ। आप सोच सकते हैं कि मन्ना दा का क्या स्थिति हुआ होगा उस टाइम, कि वो माइक पे खड़े हैं भीमसेन जोशी के साथ। लेकिन आप गाना सुन लीजिए, मन्ना दा की सिंसियरिटी, उनकी सच्चाई हर लाइन में आ जाता है। और लास्ट में वो पंचम नोट पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि बैजू बावरा और तानसेन जी पंचम नोट तक नहीं जा सके, और वो गाना ऐसा कुछ सिचुएशन बनाया था। पर आपको कहीं मन्ना दा का गाना उस गाने में कम नहीं लगेगा, लगेगा कि इतनी सच्चाई है उनके सिंगिंग में। सो आई थिंक यू मस्ट कीप योर इंडिविजुअलिटी। और कोई भी बड़ा सिंगर आपके सामने भी आ जाए, आप जिसके साथ गा रहे हो आपसे बहुत बड़ा भी हो सकता है कला में या सिंगिंग में, पर आप अपनी छोटी जगह ना छोड़ें। कविता कृष्णमूर्ति, नई जनरेशन के किसी मेल प्लेबैक सिंगर का भी कोई गाना बताइए जो आपको बहुत पसंद है, जैसे कुणाल गांजेवाला या शान या सोनू निगम, किसी का भी। सबके कुछ कुछ गाने मुझे पसंद हैं, सबके कुछ कुछ गाने अच्छे लगते हैं। और कुणाल गंजावाला के साथ कुछ प्रोग्राम में भी बीच में गई थी, और मैंने देखा बड़ा ब्रॉड, बोल्ड और सुंदर, एक अलग थोड़ा वेस्टर्निश क्वालिटी है इसके सिंगिंग में। तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन हिज सिंगिंग। तो आई थिंक शान, कुणाल एंड के आई थिंक देर ऑल गुड आर्टिस्ट, देर ऑल गुड आर्टिस्ट। दे मतलब आई फाइंड दैट दे, उन्होंने अपने म्यूज़िक के बारे में रियाज़ करते हैं, मुझे लगता है ये तीनों बच्चे रियाज़ करते हैं, दे प्रैक्टिस देयर सिंगिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए गा रहे, इनके अंदर सिंसियरिटी नज़र आया मुझे। जैसे शान आई थिंक इज़, वो जैसे दिल चाहता है मेरे साथ वो गाना गाया, बड़ा अच्छा गाया। कविता कृष्णमूर्ति, थोड़ी बातें पर्सनल लाइफ की। आप एल सुब्रमण्यम से कैसे मुलाकात हुई, कैसे हुआ इश्क, कैसे बात आगे बढ़ी? एक्चुअली मेरी मैरिज तो काफ़ी लेट हुई, मैं कन्फर्म बैचलर थी एंड आई वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर। तो मुलाकात तो म्यूज़िक के थ्रू, इट्स म्यूज़िक विच हैज़ ब्रॉट अस टुगेदर। क्योंकि स्टूडियो में मैं गई, मुझे बताया गया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम के लिए आप एक फ़िल्म के लिए गाना गाना है, हरिहरन जी के साथ ड्यूएट था। और मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि आई न्यू ही वॉज एन इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड वायलिनिस्ट, और मैंने कहा पता नहीं किस तरह के कॉम्पोजिशन बनाएंगे, मैंने कभी उस स्टाइल पे गाया नहीं, मैं निभा पाऊँगी कि नहीं, ये टेंशन था जब मैं स्टूडियो गई। But I found a very, very gentlemanly person, highly educated, very calm, very, very calm. First thing that struck me was very calm. और जिस तरह से उन्होंने गाना सिखाया और मैं गाई, और उस पहली बार मुझे याद है कि एक लाइन मैंने 1-1.5 घंटा एक लाइन गाई। मैं कॉन्फिडेंट प्लेबैक अपने आप को समझती थी, पर एक लाइन पे अटक गई मैं, क्योंकि वो रेंज भी ऐसा था, उसकी नोट्स ऐसे थे, और वो ही वुड जस्ट स्माइल एट मी से कैन यू डू इट वंस मोर। 20-25 बार गाने के बाद वो लाइन ओके हुआ, वही मेरी शुरुआत हुई। फिर आई सैंग फॉर हिज फ्यूजन एल्बम, और फ्यूजन एल्बम में गाने के बाद, इनफैक्ट फ्यूजन एल्बम के टाइम ही आई मेट हिज चिल्ड्रन, क्योंकि ही वॉज मैरिड बिफोर, और 95 में हिज वाइफ हैड डाइड ऑफ कैंसर, और मैं ये 99 की बात कर रही हूँ। तो 4 years later ये स्टूडियो में मेरी बात हुई, देन आई मेट हिज चिल्ड्रन, और स्लोली एक फीलिंग था कि समहाउ एक अपनापन का एक फीलिंग मेरे मन में चल ही रहा था उन दिनों में। पर काम के तौर से हम मिलते रहे, और आई थिंक समवेयर आई बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई शुड मैरी हिम और नॉट। ऐसा स्थिति था उस टाइम। ही एक्चुअली प्रपोज्ड कि कविता, आई लाइक टू मैरी यू, विल यू से येस? I think it took me just a few minutes to say yes, because by the time I had decided that I like him a lot.
आपके कंटेम्प्रेरीज में साथ गाने वालों में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है आपको? एक सिंगर को मैं हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे मन में अलग स्थान है उनके लिए, बिकॉज़ मैं उनके साथ उस टाइम पे गाई जब मैं डबिंग सिंगर थी, और फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू इयर्स जब मैं प्लेबैक सिंगर बन गई थी तब भी गाई। और दोनों टाइम उनके बिहेवियर मेरे साथ, इट वाज हाईएस्ट, कहते हैं कि जेंटलमैन बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो है एसपी बालासुब्रमण्यम। मैं उनके लिए, लक्ष्मी जी के लिए, एक तमिल फिल्म के लिए डब कर रही थी, और मुझे याद है कि मैं जो सिंगर का जो बूथ होता है ना, उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला रखती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम हुआ करता था और उनको नहीं जमता था। ही डिडंट वांट टू हियर द सॉन्ग वायलिन। वो सॉन्ग वायलिन नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि सॉन्ग वायलिन मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और वो दरवाज़ा खुला रहने से वो सॉन्ग वायलिन ज़्यादा सुनाई देता था। तो वो दरवाज़ा गाने के पहले आई लुक्ड एट हिम, आई सेड, कैन आई ओपन द डोर अ लिटिल बिट, आई एम अ लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक। ही सेड, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ गो अहेड मैडम। तो मैंने थोड़ा दरवाज़ा खोला और मैंने गाया, और उसके बाद ही मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनको तकलीफ़ हो रही है। फिर भी ही वाज सो जेंटलमैनली अबाउट इट। वो गाना ख़त्म हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू मे बी 5 years लेटर, जब आनंद मिलन के लिए हम लोग एक साथ गाना गा रहे थे, और बाय दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरे वजह से माई को सिंगर शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन 5 years लेटर जब मैं ड्यूएट गाने के लिए जब टेक अनाउंस हुआ, वो मुझे बोले, डोंट यू वांट टू ओपन द डोर अ लिटिल बिट, इज़ इट ओके फॉर यू? आई स्माइल एट हिम, थैंक यू सो मच, यू हैव वंडरफुल मेमोरी, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आई हैव गॉट ओवर दिस प्रॉब्लम। ही जस्ट स्माइल्ड एट मी, यू नो। आई थिंक दैट वाज शोड द कंसर्न एंड द केयर फॉर द पर्सन। जो आपके साथ एक इंसान काम कर रहा है, उसके लिए कितना कंसर्न और केयर है, उन्होंने उस दिन मुझे दिखाया। तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। हमने खाली सिंगर्स की बात करी है अभी तक, लेकिन आपके फेवरेट फिल्म स्टार और फिल्म एक्ट्रेस, अभिनेत्री कौन सी हैं? एक ज़माने में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई यूज्ड टू लाइक संजीव कुमार अ लॉट। फिर ऑफ कोर्स डेफिनेटली अमिताभ बच्चन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वीव हैड। बचपन में दिलीप कुमार जी भी अच्छे लगते थे। और अब आई थिंक अमंगस्ट द यंगस्टर्स कहें या अभी जो एक्ट कर रहे हैं, उनमें आई थिंक आई हैव लाइक्ड आमिर खान एंड हिज फिल्म्स। वो जो फिल्म्स बनाते हैं, आई लाइक आमिर खान फिल्म्स। और आई लाइक रानी मुखर्जी। आई ऑल्सो लाइक प्रीति जिंटा। काजोल बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और पहले में तो श्रीदेवी, शबाना, लव स्टोरी में मनीषा, ऐसे अलग अलग फिल्मों में आई हैव लाइक डिफरेंट पीपल, बट शबाना जी इज़ आई थिंक अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। नई जनरेशन की जो सिंगर्स हैं, जैसे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सब अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं। इनकी स्टाइल ऑफ सिंगिंग पे आपका कमेंट क्या है? एक बात की मैं इन लोगों को दाद दूंगी कि ये भी किसी को नकल नहीं करती हैं, ये अपना गाना गाती हैं। सुनिधि का भी आप कोई मस्त मस्त गाना सुन लीजिए, या जो श्रेया का सबसे पहली फिल्म देवदास था, तो पहली फिल्म का स्टैंडर्ड उसका बड़ा हाई है, जिस तरह से उसने देवदास के गाने निभाए और गाए। तो मेरे हिसाब से ये दो लड़कियां, इनका काफ़ी लंबा करियर है, और ये मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। मतलब ये अपने म्यूज़िक के बारे में इन्होंने सोचा है, और दे आर फोकस्ड अबाउट देयर सिंगिंग, जिस वजह से आज वो भी इतने दिनों से टिक रही हैं दोनों। नहीं तो यहाँ एक दो गाना गाकर आदमी गायब हो जाता है, पर दे आर स्टिल हियर। तो मेरे हिसाब से बोथ आर वेरी टैलेंटेड। कविता कृष्णमूर्ति, आप दिल्ली में पली हैं, दिल्ली में बड़ी हुई हैं, क्या सबसे खास बात लगती है आपको दिल्ली की? खाना। दिल्ली का खाना तो यहाँ जो रेस्टोरेंट्स में जो खाना मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलता इतना अच्छा खाना। और दिल्ली के लिए डेफिनेटली मेरे दिल में खास जगह है, जैसे काली बाड़ी मंदिर है। मुझे याद है बिरला मंदिर के पीछे एक बगीचा जैसा होता था, जहाँ बचपन में मैं जाती थी संडेज़ खेलने के लिए वहाँ पर। और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भी मुझे, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। वो इलाका मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जहाँ मेरी परवरिश हुई। और वो दुर्गा पूजा के टाइम कालीबाड़ी में जाती थी, वहाँ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, यात्रा हुआ करते थे, कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जहाँ मैंने प्राइज़ भी जीता है। और वो सामने से वो ट्रक सारे इकट्ठे होकर जमुना नदी के तरफ जाते थे, और वो बजता था ढोल वगैरह, और हम लोग रोते थे एक एक करके वो मूर्ति जाती थी। तो वो सब बातें दिल्ली में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए हैं। पर अब उस इलाका जाते जाते मेरे को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जो हमारे गवर्नमेंट के जो बंगलोज हुआ करते थे, वो सब तो तोड़ के अभी स्काई स्क्रेपर्स जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए। तो वो निशानी नहीं रहा, मेरा घर रहा ही नहीं वहाँ पर, अभी जब मैं कुछ साल पहले देखने गई थी। पर आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिल्ली, और आज भी मैं यहाँ मेरी दीदी के यहाँ आती हूँ, तो आई लाइक दिल्ली अ लॉट। देखिए, जैसे लता मंगेशकर और आशा भोसले की राइवलरी है, कुछ वैसी ही दिल्ली और मुंबई की है। अब आपने वो दोनों जगह देखी हैं, बताइए कौन सी जगह बेहतर है?
एक्चुअली ये कहना बहुत मुश्किल है। इट्स कि जहाँ पर आप एडजस्ट हो जाएं। अभी दिल्ली बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर बम्बई मुझे कुछ कम इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरा करियर वहाँ बहुत इट्स अ वेरी करियर ओरिएंटेड प्लेस। पर ये अपनी मेंटल एडजस्टमेंट होती है। आज मैं बैंगलोर में रहती हूँ, अभी 7 साल बैंगलोर रहने के बाद अब मैं बैंगलोर से बहुत बॉम्बे से काम करके जब मैं बैंगलोर जाती हूँ, आई लव बैंगलोर। अब मैं सोच नहीं सकती कि बैंगलोर में मेरा घर है अभी। पर अगर आप सोचें, कलकत्ता में जो लोग बंगाली जो कलकत्ता में पले हैं, उनको दुनिया में कोई और जगह अच्छा लगेगा ही नहीं कलकत्ता के अलावा। तो इट इज़ योर ओन मेंटल मेकअप। पर आप अगर एडजस्ट करना चाहें, आप ये चारों शहर में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि देर ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटी, सारी फैसिलिटीज़ है। एंड आई थिंक हर जगह एक कल्चर ओरिएंटेशन तो है ही। कविता कृष्णमूर्ति, बीबीसी एक मुलाकात तो प्रोग्राम ही ऐसा है जिसमें हमारे गेस्ट सुनने वालों को अपनी पसंद के गाने बताते हैं। लेकिन चूंकि आज आप हैं स्वयं एक प्लेबैक सिंगर जानी मानी, तो आप कोई अपने अंदाज से, अलग ढंग से अपने फैंस को किस तरह से म्यूजिकल बाय बाय करना चाहेंगी, प्लीज़ बताएं। मेरा ऐसा कोई गाना तो है नहीं जिसमें मैंने किसी को बाय बाय ही किया है, लेकिन अगर कहूँ कि मैं आई सैल्यूट माय नेशन, तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। कविता कृष्णमूर्ति, आई हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी तरह से दिल खोल कर हमसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो उम्मीद करता हूं कि कविता कृष्णमूर्ति के साथ मेरी ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बार पुनः अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों परिजनों के साथ हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्ते।